चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में तीन रुकनी बेंच ने जज अरशद मलिक के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर समाअत की। दौरान समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने रिमार्क्स दिए कि असल मामला अदलिया की साख है। लोगों को अदलिया पर एतमाद नहीं होगा तो इंसाफ कैसे होगा? बुनियादी मसला ही अदलिया के एतमाद का है। दरख्वास्त गुजार इकराम चौधरी ने कहा कि अवाम का अदलिया पर एहतराम मजरूह हुआ है। इस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि हमें हिदायत देने की ज़रूरत नहीं कि तहकीकात कैसे हों। इसमें कोई शक नहीं कि इस मामले में गैर मामूली बातें भी हुई हैं। तहकीकात किस मरहले पर हो, सवाल यह है कि तहकीकात किस तरह की जाए। अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई, जिस पर 16 जुलाई को समाअत होगी। इस हवाले से 3 रुकनी बेंच कायम किया गया, जिसके सरबरा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खोसा हैं, जबकि दीगर अरकान में जस्टिस शेख अजमत सईद और जस्टिस उमर अता बंदियाल शामिल हैं। इस सारे मामले पर हमारा सवाल इस तरह से है, जज वीडियो केस, इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कोई शक नहीं कि इस मामले में गैर मामूली बातें भी हैं, और ये भी कहा गया कि लोगों के कहने पर अस खुद नोटिस लेंगे तो अस खुद नोटिस तो ना हुआ। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि क्या अरशद मलिक की मुबैना वीडियो पर अदालत को अस खुद नोटिस लेना चाहिए, हाँ या नहीं? सबसे पहले हम बाबर सत्तार साहब की तरफ जाएंगे। बाबर साहब, चीफ जस्टिस ने ये भी रिमार्क्स दिए कि ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला एहतसाब अदालत के जज के अल-अज़ीज़िया स्टील मिल्स के मुकदमे पर दिए गए फैसले पर असर अंदाज ना हो, तो इससे ये तासुर मिलता है कि इस केस पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा। और क्या आप समझते हैं कि आज खुद नोटिस लेना चाहिए अदालत को? नहीं जी, मेरा नहीं ख्याल कि खुद नोटिस लेना चाहिए इस केस में या किसी भी और केस के अंदर। और मेरे ख्याल से पार्लियामेंट को दोबारा से 184(3) को देखना चाहिए। अब हमारे पास काफ़ी लंबी हिस्ट्री है कि 184(3) के इस्तेमाल का ज़्यादा फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है, और दोबारा से अगर ये रखना भी है आइन के अंदर आर्टिकल, तो फिर भी इसके चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए। ये तो एक बात हो गई कि लेकिन अभी जो पिटिशन्स लगी हुई थी 184(3) के 2 तरह की पिटिशन्स जा सकती हैं। एक वो जो अदालत आज खुद नोटिस ले लेती है, और एक वो जिसके अंदर कोई पिटिशनर जाता है जो मसला पब्लिक इंटरेस्ट का हो, जिसमें फंडामेंटल राइट्स इन्वॉल्व हों। तो ये जो 3 पिटिशन्स थी, इसमें दरख्वास्त गुजार थे जिन्होंने पिटिशन्स फाइल की और उनकी सुनवाई हुई, और उसमें बिल्कुल मुनासिब रिमार्क्स आए हैं अदालत की तरफ से, चीफ जस्टिस साहब की तरफ से, कि अगर हम कुछ भी इसमें ऑब्जर्व कर देंगे तो नीचे अपीलें भी पेंडिंग हैं और ट्रायल कोर्ट के ऊपर भी उसका असर होगा। सो ये तो एक बात हो गई कि इस पर्टिकुलर क्राइसिस के अंदर सुप्रीम कोर्ट इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। पॉलिसी के कुछ चीज़ों को देख सकती है, और उसमें 1-2 सवाल अहम हैं। कोई इन्फॉर्मेशन है जो अदालतों के पास जाती है जिसके बेसिस के ऊपर वो अपना माइंड मेकअप करते हैं या नहीं करते, क्योंकि ये वो खदशात हैं जो हमारे सामने आते रहते हैं। जहाँ तक बात है अपील की, ज़ाहिर है वो तो हाई कोर्ट के सामने इशू है, और हाई कोर्ट ने उस चीज़ को देखना है, और अदालत गालिबन अपना इनका एक्सपीरियंस है पैनामा केस में, उसकी वजह से भी थोड़ी सी मोहतात है। क्योंकि अगर उस वक्त भी इस चीज़ का ख्याल रखा जाता कि जो रिमार्क्स सुप्रीम कोर्ट दे रही है क्या उसका ट्रायल पे इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, तो बहुत सारे रिमार्क्स शायद ना दिए जाते उन मुकदमात में। और इसके अलावा अगर इस चीज़ के बारे में आर्टिकल 10A का ख्याल रखा जाता तो शायद मॉनिटरिंग जज ना अपॉइंट किया जाता, जिसके ऊपर अब बड़े सवाल खड़े हुए हैं कि मॉनिटरिंग जज एक थे जो ओवरसी कर रहे थे ट्रायल कोर्ट को, तो फिर अब उसका क्या होगा? सो बहरहाल जो तो अपील है उसमें इस इंसिडेंट का ज़रूर इम्पैक्ट पड़ेगा, वन वे और दी अदर पड़ेगा, क्योंकि एक चीज़ कंट्रोवर्शियल हो गई है, और ये बहुत बड़ा मुकदमा है पाकिस्तान का, जिसमें एक प्राइम मिनिस्टर को निकाला, एक पार्टी हेड को निकाला गया, उसका ट्रायल हुआ, और अगर उस पे शकूक व शुबहात रहेंगे तो PMLN का तो पूरा का पूरा नैरेटिव ही है कि अदालतों ने हमें इंसाफ नहीं दिया और हमारे खिलाफ एक तरह से अदालतें, स्टेट और PTI मिल के हमें पीनलाइज कर रही है। तो अगर इस प्रोसेस में शफाफियत नहीं होगी या सवाल रहेंगे तो फिर नुकसान अदलिया को होगा, और बिल्कुल ठीक बात है कि ये इस सारे प्रोसेस में सबसे ज़्यादा नुकसान अदलिया की क्रेडिबिलिटी का हुआ है। लेकिन आज खुद नोटिस से मुतालिक आप नहीं का ऑप्शन ही ले रहे हैं। मॉनिटरिंग जजेस वाली जो बात थी वो किसी पिटिशनर ने आज आर्ग्यू नहीं किया, इससे मुतालिक भी हम आगे जाके बात करेंगे। अभी हसन निसार साहब की तरफ जाएंगे। हसन साहब, अगर नहीं आज खुद नोटिस लिया जाता तो आपके ख्याल में कहीं ना कहीं ये सवाल तो नहीं उठेंगे क्योंकि जज से रिलेटेड बात है, मामला है, तो इसलिए आज खुद नोटिस नहीं लिया जा रहा, बाकी बहुत से इशूज़ के ऊपर फौरी तौर पर ये इकदाम उठाया जाता है? सबसे देखें, बाबर सत्तार साहब के बाद मेरा जवाब देना बनता नहीं है, वक्त ज़ाया करने वाली बात है, आप आगे चलो तो बेहतर है।
ان سے کوئی زیادہ سیاح ہے جو چیزوں کو بہتر سمجھتا ہے وہ جواب دے اس بات کا. میرا تو قانون سے تعلق ہی کوئی نہیں. تاثر کی بات کر لیں حسن صاحب. تاثر بھی ہوا میں نہیں ہوتا. تاثر کے لیے بھی بنیادیں چاہیے ہوتی ہیں, ہوا میں نہیں تاثر ہوتا ہے. اٹس اے ویری سیریس میٹر اینڈ آئی ایم ناٹ اے پروفیشنل, آئی ڈونٹ کوالیفائی. یا تو عوامی قسم کی کوئی بات ہو اس پہ بندہ بات کریں, میں نہیں کروں گا اس پہ بات. ٹھیک ہے حسن صاحب. ارشاد بھٹی صاحب, ایک تو یہی سوال جو حسن صاحب سے ہم جاننا چاہ رہے تھے, دوسرا چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ اس معاملے پر بہت سے قوانین کا اطلاق ہوتا ہے جس میں ذاتی زندگی میں مداخلت کے قانون کے علاوہ سائبر کرائم اور پھر توہین عدالت کے قوانین بھی شامل ہیں. یہ معاملہ آگے کیا رخ اختیار کرتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے آج کے ریمارکس کو دیکھتے ہوئے؟ دیکھیے بات یہ بابر صاحب کی بات کو آگے بڑھا دے کہ یہ کریڈیبلٹی کا معاملہ ہے, یہ جوڈیشری کا اپنا معاملہ ہے, یہ جوڈیشری کی عزت کا معاملہ ہے, یہ احتساب کی ساکھ کا معاملہ ہے, اور یہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے, پورے ملک کی سپریم کورٹ ہے. اسے بالکل ایکشن ایز خود نوٹس لینا چاہیے, اور بہت ڈیلے کر دیا ہے ایز خود نوٹس لینے کے لیے جو سپریم کورٹ نے. بلا شبہ جج ارشد ملک کا کردار افسوسناک اور شرمناک ہے ابھی تک جو ہے, اسے صرف ہٹانا نہیں چاہیے بلکہ اسے سخت سزا دینی چاہیے. لیکن ایک کہانی, ابھی بہت ساری چیزیں باقی. ایک کہانی مریم نواز نے سنائی ہے, ایک کہانی جج صاحب نے اپنے بیان حلفی میں سنائی ہے, اور کچھ کہانیاں مارکیٹ میں ہیں اور سنائی جا رہی ہیں, سنی جا رہی ہیں. عدالت کو چاہیے, ایک رائے میری بھی ہے, لیکن عدالت کو چاہیے کہ اصلی کہانی سامنے لائے. ویڈیو کب بنی, کس نے بنائی, کس نے کس کو بلیک میل کیا, عدالت یہ سامنے لائے. یہ پیسے کا کھیل تھا, ویڈیو کی بلیک میلنگ تھی, یا ضمیر ملامت کر رہا تھا, عدالت کو یہ سامنے لانا چاہیے. یہ ڈرونے خوابوں کا کمال تھا, کیا ڈرونے خواب اتنے ڈرونے ہوتے ہیں کہ ریاست کا ڈر ذہن سے دل و دماغ سے نکل جاتا ہے, عدالت کو اس کو سامنے لانا چاہیے. یہ کیسا اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ تھا کہ اسلام آباد, لاہور, مدینہ میں دھڑا دھڑ ملاقاتیں ہو رہی تھیں. جج صاحب کسی کو گاڑی بھجوا رہے تھے, کسی کو گھر بلا رہے تھے, کسی کے دفتر جا رہے تھے. یہ سامنے لانا چاہیے. اس جج صاحب کے پاس 4 وزراء اعظم اور 1 سابق صدر کے کیس تھے. یہ اور جج صاحب کے یہ معمولات زندگی تھے. سلام ہے جج صاحب کو, سلام ہے اپنے نظام کو. یہ چیزیں سامنے لانی چاہیے. سنا جا رہا ہے 20 لیگیوں سے انہوں نے ملاقاتیں کی, ان 20 لوگوں کے نام سامنے آنا چاہیے. 20 ابھی 28 تاریخ کو وہ ملتان گئے ہیں, پھر ملے ہیں لاہور کے ایک 5 سٹار ہوٹل میں, ایک پیپلز پارٹی کے رہنما سے بھی ملے ہیں. یہ اگر سچ ہے تو اس کو سامنے لانا چاہیے. اس پر تو بات سب کچھ کر رہے ہیں کہ جج صاحب مبینہ طور پر نواز شریف صاحب سے ملے. نواز شریف جج صاحب کو کیوں ملے, یہ سامنے لانا چاہیے. حسین نواز صاحب نے مدینہ میں ملاقاتیں کی, ویسے داد دیں حسین نواز صاحب کو. جب والد کی بے گناہی کا وقت تھا, گواہی دینے کے وقت تھا, تب چپکے سے غیر ملکی ہو گئے. عدالتیں بلا تھک گئیں. والدہ فوت ہیں, اللہ ان کی مغفرت کرے, بخشش فرمائے, نہیں آئے. والد صاحب بہن جیل گئے, نہیں آئے. ڈیلیں کرنے لندن سے مدینہ آئے, اور وہ بھی 27 کی رات کو, 27 رمضان المبارک کی رات کو. باقی جج لگوایا نون لیگ نے, جج کی عدالت میں کیس ٹرانسفر کروائے نون لیگ نے, جج کی ملاقاتیں نون لیگ سے, جج کی یاریاں نون لیگ سے, جج مشورے دیتا رہا نون لیگ کو. سپریم کورٹ کو نوٹس لینا چاہیے, اس لیے کہ یہ فلیگ شپ میں بری کرنا نواز شریف صاحب کو اور العزیزیہ میں کم سزا دینا, یہ مشکوک ہے, یا نواز شریف صاحب کی سزا مشکوک ہے. نوٹس لینا چاہیے. نواز شریف صاحب کا دوسری مرتبہ ٹرائل ہونا چاہیے, کس سطح پر ہونا چاہیے, کیا ہونا چاہیے, اس کا نوٹس لینا چاہیے. نوٹس بنتا ہے, باقی سپریم کورٹ ہے وہ ان کی مرضی ہے, لیکن نوٹس بنتا ہے. ارشاد بھٹی صاحب, آپ ہاں کا آپشن لے رہے ہیں. ہم سلیم صافی صاحب کی طرف جائیں گے. صافی صاحب, اس سے پہلے ہم دیکھتے آئے ہیں بہت معمولی باتوں پر, چوہوں پر, ٹی وی پر چلنے والی خبروں کے اوپر, قیمتوں پر از خود نوٹس ہو چکے ہیں. بابر صاحب نے جو ایکسپلین کیا وہ بالکل بجا اپنی جگہ, لیکن یہ ایک سنجیدہ معاملہ ہے عدلیہ کے لیے بھی, جس کا اظہار بھی آج کیا گیا کہ غیر معمولی بات ہے. چیف جسٹس نے کہا اس پر ہونا چاہیے از خود نوٹس, آپ کے خیال میں؟ دیکھیے, ایک تو اس وقت جو پہلے افتخار چودھری صاحب نے اور اس کے بعد جسٹس ثاقب نثار صاحب نے جس بے دردی کے ساتھ اس از خود نوٹس کے اختیار کا استعمال کیا, وہ تو میرے خیال میں اتنا نواز شریف اور زرداری کا نام ہمارے بھٹی صاحب نے بھی استعمال نہیں کیا ہوگا جتنا انہوں نے وہ اس کو استعمال کیا, از خود نوٹس کے آپشن کو. اور اس کی وجہ سے یعنی جوڈیشری کہ جولی میں میرے خیال میں کوئی خیر نہیں آیا, بلکہ جوڈیشری کے حصے میں بدنامی آئی. اور حقیقت یہ ہے کہ وہ کئی معاملات میں
पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव के एरियाज़ में मुदाखलत का मूजिब बनी। तो ये तो हमारे मौजूदा चीफ जस्टिस साहब का पहले से भी ये इक़दाम नहायत खुश आइंद है कि अभी तक उन्होंने कोई सो मोटो नहीं लिया, और इस हवाले से भी उनका ये फ़ैसला बहुत खुश आइंद है कि उन्होंने नहीं लिया, क्योंकि अगर उनका ये बेंच या वो खुद नोटिस लेते या समाअत करते तो कल दूसरी तरफ से ये एतराज़ उठता कि भाई ये तो वो जजेस साहिबान हैं जिन्होंने पहले भी नवाज़ शरीफ के केसेस सुने हैं, और फिर उसूली तौर पर ये होना चाहिए ताकि उन जजेस के पास मामले को ले जाया जाता कि जो पहले से नवाज़ शरीफ के केसेस को उन्होंने कभी भी समाअत नहीं की है। दूसरी बात, मैं उससे भी इत्तेफाक करता हूँ चीफ जस्टिस साहब की इस राय से कि ये जुडिशरी के साख का मामला है। देखें, ये दो इदारे, एक जुडिशरी और एक फ़ौज, इस पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी तनकीद की या उसकी तज़हीक की इजाज़त क्यों नहीं देता, क्योंकि ये इदारे सब के हैं, हर पाकिस्तानी के हैं। ये अदलिया, ये फ़ौज जिस तरह मेरा है उसी तरह नवाज़ शरीफ का भी है, उसी तरह आम मुल्क के आम शहरी का भी है, और इनके इज़्ज़त और एहतराम पे पूरी कौम में यकसुई होनी चाहिए। अब पहले से तो देखें, दो हमारे जो मीडिया का इदारा है वो तो पहले से तबाह हो चुका है, उसकी साख भी तबाह, पार्लियामेंट का भी यही हशर हो गया है, और अब अगर सारी नज़रें या जो उम्मीद लगाए बैठी है कौम, जो एक सहारा है वो जुडिशरी है। अब अगर जुडिशरी की साख भी ना रहे और उससे मुतालिक भी ये चीज़ें आएँ तो फिर ज़ाहिर बात है कि ये मुल्क किस तरफ जाएगा। अब उसमें भी बदकिस्मती ये हुई है कि पहले से फ़ाइज़ ईसा का मामला आया, उससे पहले जस्टिस सदीकी का मामला आया, अब ये उनकी वीडियोस का मामला आया। तो अगर इन मामलों को एड्रेस नहीं किया गया, अगर सुप्रीम कोर्ट के जज की मॉनिटरिंग में चलने वाले जज की ये हालत है तो फिर आम अदालतों की क्या हालत होगी। इसलिए इस मसले को बहरहाल एड्रेस करना होगा, लेकिन एड्रेस इस तरीके से करना चाहिए कि उसके नतीजे में मज़ीद शुकूक जन्म ना ले, कि उसके नतीजे में मज़ीद तनाज़ात जन्म ना ले, बल्कि हकीकी मानों में अदलिया की गैर जानिबदारी और साख बहाल हो जाए। एड्रेस का जरूर करना होगा इस मामले को, लेकिन आज खुद नोटिस के हक में आप साफी साहब नहीं है, नहीं का ऑप्शन आप ले रहे हैं। महमल, आपकी तरफ आएंगे। महमल, क्या सवाल, क्योंकि ऑलरेडी इस मामले के ऊपर बहुत सारे उठे हुए हैं, मामला अब अदलिया के सामने है, कैसे इसको आगे लेकर अदालत चलेगी आपके ख्याल में? आज की कार्रवाई जो आपने देखी है उसको देखते हुए क्या समझती हैं? देखिए अफसर, मैं भी इसमें नहीं का ऑप्शन लूँगी, क्योंकि मैं ये सो मोटो के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ, और या खुद नोटिस जो हैं, क्योंकि उसकी वजह है कि इतना बेदरेग इस्तेमाल हुआ है, जैसे साफ़ी साहब ने भी बात की, जैसे बाबर ने भी बात की, कि इस तरीके से इस्तेमाल हुआ है कि उसके अंदर हमें कई केसेस की वजह से नुकसान भी एक्चुअली पहुंचना शुरू हो गया है। अगर आपको याद हो, रेकोदिक केस भी जो था वो भी हमारा खुद नोटिस के ऊपर ही था, वो वाली चीज़। लेकिन अच्छा खैर, इसके अंदर एक्चुअली इस चीज़ को इस तरीके से हल कर सकते हैं कि मरियम नवाज साहबा या PMLN जो है वो ख़ुद एक दरख्वास्त लेकर और जाए कि, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो एग्रीव्ड पार्टी है, और वो कहें कि जी इन लाइट ऑफ दिस न्यू फ्रेश एविडेंस हम इसके ऊपर दोबारा से जो है इसके ऊपर केस ये दोबारा चलना चाहिए, जो कि उनका हक है बिल्कुल, क्योंकि वो एक एग्रीव्ड पार्टी है। तो नोटिस लेने का इसमें मुझे तुक समझ नहीं आता, क्योंकि ऑलरेडी ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो केस जो चल रहा है उसके अंदर ये बात आ सकती है और ये चीज़ हल हो सकती है। बात सिंपल सी है कि देखिए, जब आज खुद नोटिस लिया जाता है तो एक पूरा जो जुडिशल प्रोसेस होता है वो सर्कमवेंट हो जाता है, क्योंकि एक ट्रायल कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट जाना होता है, ये फिर आज खुद नोटिस सुप्रीम कोर्ट ले लेती है। तो ये बड़े एक इम्पॉर्टेंट बात है कि ये नहीं करना चाहिए। और वैसे ये चीफ जस्टिस खोसा साहब तो बड़े इस चीज़ में, इस मामले में अच्छे हैं, तो जब आए भी थे तो इन्होंने आते ही सबसे पहले आज खुद नोटिस के ऊपर बड़ा क्रिटिसाइज बहुत उन्होंने इस चीज़ किया था। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर लेना चाहिए। बिल्कुल बाबर की और साफ़ी साहब की बात जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। ठीक है, नहीं का ऑप्शन आप भी ले रही हैं। 3 तज्जियाकारों ने नहीं का ऑप्शन लिया है, भट्टी साहब ने हाँ का ऑप्शन लिया है, हसन साहब ने इस मामले की गुफ्तगू नहीं की है। अभी हम एक ब्रेक लेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक होशरुबा रिपोर्ट जारी की गई है बलूचिस्तान में ग़िज़ाई किल्लत के हवाले से, बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान के आधे से ज़ायद घरानों को संगीन हद तक ग़िज़ाई किल्लत का सामना है। रिपोर्ट के मुताबिक मौशी हालात पर अपनी सेमाई रिपोर्ट में स्टेट बैंक ने पाकिस्तान में ग़िज़ाई किल्लत के मसले पर खुसूसी रोशनी डाली है। बलूचिस्तान में तकरीबन 30% घराने
فاقے پر مجبور ہیں، جبکہ دوسری جانب گلگت بلتستان میں 80% گھرانے غذا کے حوالے سے خوشحال ہیں، جبکہ خیبر پختونخوا میں یہ شرح 70% ہے۔ ملک میں 36.9% غذائی قلت کا شکار گھرانوں میں سے 18.3% کو سنگین غذائی قلت کا سامنا ہے۔ صرف 63.1% ملک کے گھرانے غذا کے حوالے سے خوشحال ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں درپیش اس سنگین صورتحال پر ہمارا سوال کچھ اس طرح سے ہے اپنے پینل کے لیے۔ پاکستان میں 3% خاندان سنگین غذائی قلت کا شکار۔ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ کے بعد حکومت کو کیا ہنگامی اقدامات کرنے چاہیے؟ اوپن آپشنز ہیں۔ سب سے پہلے ہم ارشاد بھٹی صاحب کی طرف جائیں گے۔ بھٹی صاحب، یہ معاملہ ایسا ہے جس کے اوپر وزیر اعظم عمران خان بہت دفعہ اظہار خیال کرتے آئے ہیں، تشویش کا اظہار کرتے آئے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ موجودہ حکومت اس معاملے کو ہنگامی بنیادوں پر حل کرے گی یا اس کے اوپر کچھ کرے گی؟ نہیں، مجھے بالکل بھی نہیں لگتا، کیونکہ وہ بہت سارے ایسے معاملات جس پر وہ بڑی سیر حاصل وہ گفتگو کر چکے ہیں، قائد انقلاب وہ بھول چکے ہیں، اور وہ اپوزیشن والے قائد انقلاب اور تھے، حکومت والے قائد انقلاب اور ہیں۔ اچھا، اس سوال پہ آ جائیں تو ویسے تو پوری دنیا کا یہی حال ہے کہ 2007 ہاں وزیر اعظم بننے کے بعد کہا تھا۔ اچھا، ویسے تو پوری دنیا کا یہی حال ہے کہ 2017 میں غذائی قلت کے شکار افراد کی تعداد 82 کروڑ 10 لاکھ تھی، 82 کروڑ۔ 2016 میں یہ تعداد 80 کروڑ تھی اور 40 لاکھ تھی۔ لیکن پاکستان کا شمار ان ملکوں میں ہوتا ہے جو سالانہ لاکھوں ٹن گندم اور سالانہ لاکھوں ٹن چاول باہر فروخت کر کے خود غذائی قلت کے شکار والا ملک ہے یہ۔ اور مجھے یہ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ ٹھیک نہیں لگتی۔ یہ تعداد 18.3% غذائی، یہ زیادہ ہے کیونکہ 12 کروڑ سے زیادہ لوگ تو غربت کے نیچے ہیں، اور پھر گلوبل ہنگر انڈیکس کے مطابق بھوک کا شکار ممالک میں پاکستان 119 ممالک میں سے 106ویں نمبر پر ہے، اور پھر 2017 کے سروے کے مطابق پاکستان کی 40% آبادی کثیر الجہتی غربت میں کا شکار ہے، یعنی نہ روزگار، نہ روٹی، نہ پانی، نہ صاف پانی، نہ ایجوکیشن، نہ وغیرہ وغیرہ۔ اور پاکستان میں ہر 10 میں سے 4 بچے غذائی قلت کا شکار ہیں۔ اب آپ نے وہ جو سوال کیا تھا کہ حکومت کو کیا کرنا چاہیے، وفاقی حکومت نے کیا کرنا ہے اس کا سن لیں۔ انہوں نے ایک ثانیہ نشتر صاحبہ وہی ہیں جو پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی تھی، مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی تھی۔ اب ان کے لیے عمران خان نے 180 ارب کی ایک احساس نامی وزارت بنائی ہے۔ 24 کلومیٹر میں پہلے ہی 50-55 جھنڈے لگے ہوئے ہیں، مشیر، وزیر، ایڈوائزر، پتہ نہیں کیا کیا، اوپر سے ایک اور وزارت کھڑکا دی۔ اچھا، 180 ارب رکھا انہوں نے۔ لاسٹ کیبنٹ کو بریفنگ دی ثانیہ نشتر صاحبہ نے، لاسٹ یا اس سے پہلے، تو پوری 1.5-2 گھنٹے کی بریفنگ کے بعد ایک وزیر بولا، اس نے کہا میڈم اس میں سب کچھ ہے سوائے احساس کے۔ تو اب یہ تو حال ہے، یہ تو اس احساس کا ہے جس نے غربت ختم کرنی اور غریبوں ختم کرتا ہے۔ دیکھیں صوبوں کا حال آپ کے سامنے ہے۔ سندھ کو کتنے پیسے ملے، کیا حال ہوا، بلوچستان کو کتنے پیسے ملے، کیا حال ہوا، بے تحاشا آبادی ہے، وسائل کی نامنصفانہ تقسیم ہے، وڈیرہ اعظم جگیرداری نظام ہے، بیڈ گورننس ہے، بیڈ مینجمنٹ ہے جی۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ نواز شریف صاحب ہوں، زرداری صاحب ہوں یا عمران خان صاحب ہوں، جو غریب اور غربت تقریروں بیانوں میں ہی ہے، حقیقت میں اس کا کوئی تعلق نہیں۔ صحیح، وہ تقریروں کی حد تک ہی تھی وہ بات۔ محمل کی طرف جائیں گے۔ ارشاد بھٹی صاحب، ویسے آپ کہہ رہے تھے کہ نمبرز آپ کو ٹھیک نہیں لگ رہے اعداد و شمار، لیکن یہ 36.9% غذائی قلت کا شکار گھرانوں میں سے یہ سنگین غذائی قلت کا شکار ہے 18.3۔ اس کے محمل کی طرف جائیں گے۔ محمل، آپ کے خیال میں کیسے دیکھنا ہوگا حکومت کو اس معاملے کو؟ ماضی کی حکومتیں بھی اس بارے میں کچھ خاطر خاص اقدامات کرتی نہیں نظر آئی ہمیں۔ دیکھیے اب صاحب، ویسے تو ہم اپنے آپ کو ایک زرعی ملک کہتے ہیں، اور ہمارے بہت سارا، کیونکہ ہم انڈسٹریل ملک تو نہیں ہوئے، تو اس لیے ہماری زراعت کے اوپر کافی زیادہ ہم ریلائے کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اس میں جو گورنمنٹ اور محمل کی بات کو وہ سوری، یہ اس حکومت کا ایک اور کارنامہ ہے کہ 2011 کے بعد سے اب پاکستان وہ ملک ہے جس کی انڈسٹری بھی نیگیٹو ہے اور زرعی ملک کی زراعت بھی نیگیٹو ہے۔ کھادیں اتنی بڑھا دی ہیں، ان کی قیمتیں، بیج کی اتنی قیمتیں، پانی کی اتنی قیمتیں، اور شوگر مافیا کو اور باقی بڑے لوگوں کو میں اس پہ بھی ریلیف دیتے جا رہے ہیں۔ یہ آپ نے اچھا پوائنٹ دیا، میں اس پہ بھی بات کرنا چاہتی ہوں۔ تو اب صاحب میرے خیال میں ایک ریسورس ایلوکیشن بہت بڑی پرابلم ہے۔
एक तो क्लाइमेट चेंज की वजह से वाकई ये वीट और जो ये राइस है मतलब इसकी क्रॉप्स पे काफ़ी असर भी पड़ता है और हो जाता है, नुकसान भी हो जाता है, जिस तरह आजकल बारिशें, आज भी तूफ़ान और इस तरह का जो चल रहा है। तो असल में इनको ये करना चाहिए कि इन्हें सब्सिडी देनी चाहिए फार्मर्स को जो कि ये गंदम और चावल उगाते हैं, और उस सब्सिडी को इनको मॉनिटर भी करना चाहिए, और उसके बाद ये भी इनको इंश्योर करना चाहिए कि मार्केट के अंदर गंदम और चावल जो है वो सस्ता बिके। और जो ये सब्सिडी मोस्टली ये देते हैं कॉटन, शुगर वगैरह को तो दे देते हैं, असल तो इनको सब्सिडी देनी चाहिए गंदम और चावल को, क्योंकि खाना तो लोगों ने वो है। कॉटन और शुगर के सब्सिडी का जो एक नुकसान बहुत बड़ा ये होता है कि वो सारा का सारा एक्सपोर्ट ज़्यादातर कर देते हैं, वो तो एक्सपोर्ट वाली चीज़ है, और एक शुगर कार्टेल और माफिया और वो वाली चीज़ भी है। तो इसलिए मेरे ख्याल में इनको ये करनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे जो क्वालिटी ऑफ फूड है ना, ये अनरेगुलेटेड है, वो हमारी मोस्टली जो है, या अगर आप देखें तो पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा मसला है, उसको भी थोड़ा सा मॉनिटर करना चाहिए। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान की हुकूमत को इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि ये इतनी अगर संगीन 18.3 का मतलब है कि ये बहुत ज़्यादा लोग हैं, बहुत लाखों करोड़ों लोग बन जाते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर खुदा न खासा इस तरह का कहत आ गया तो इसके बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। ऑलरेडी हमारी मईशत एक बहुत बुरे बदतरीन दौर से गुजर रही है। तो मेरे ख्याल में हमारी हुकूमत जो इतना वैसे मदीना की रियासत बनाना चाहते हैं और इतना हम लोग कहते हैं कि सोशल वेलफेयर स्टेट करेंगे, तो इसके ऊपर हमें ज़रूर करना चाहिए। खाना तो गवर्नमेंट नहीं पहुंचा सकती, यकीनन टारगेटेड सब्सिडी। बिल्कुल सही है। यही सवाल बाबर साहब आपकी तरफ लेके आएंगे। ये सारे मामलात हैं, आप समझते हैं कि तवज्जो इस तरफ करनी होगी मौजूदा हुकूमत को फौरी तौर पर? तवज्जो तो करनी होगी, लेकिन किस तरह से अब सा ये ज़रूरी बात है। ये हम एग्रीकल्चर सोसाइटी की बात कर रहे हैं, ये इनएक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है। यहाँ पे एक पानी का मसला है और उसका जो उसकी वजह से जो और मसले आएंगे वो एक अलहदा बात है। लेकिन मुझे याद है मैट्रिक में वो जब लेबर डे पढ़ाते थे तो हसन अब्दाल में उन्होंने हमें वो शेर बताया कि गंदम अमीर शहर की होती रही ख़राब, बेटी किसी मज़दूर की फाकों से मर गई। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ये नहीं है कि अभी आपके पास अनाज इतना नहीं है कि डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता, लेकिन जो गैप है अमीर का और गरीब का वो ग्लोबली भी ग्रो कर रहा है और पाकिस्तान में भी ग्रो कर रहा है, और ये उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। तो इसके तो दो ही तरीके से आप इसे अप्रोच कर सकते हैं प्रॉब्लम को। एक अप्रोच है आपकी टारगेटेड सब्सिडीज़ की, और वो एक इफ़ेक्टिव प्रोग्राम है। काफ़ी बुरा भला का अभी भट्टी साहब ने डॉक्टर सानिया निश्तर को, लेकिन वो BISP को हेड कर रही हैं, और अभी तक एक इफ़ेक्टिव प्रोग्राम जो है, जो आप एक सर्वे और तकरीबन सेंसस के बेसिस के ऊपर गरीब लोगों को टारगेट करके उन्हें पैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है, इसी प्रोग्राम को एक्सपैंड किया जा सकता है और फूड डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है उसी डेटाबेस के बेसिस के ऊपर, जो एक बड़ा इफेक्टिव डेटाबेस है जिसे प्रोविंसेस भी यूज़ कर रहे हैं। तो ये करने की ज़रूरत है कि जो लोग इस ब्रैकेट में हैं, जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं अनाज के पर्सपेक्टिव से, उन्हें आप फूड भी डिलीवर कर सकते हैं, पैसे तो आप डिलीवर कर ही रहे हैं, ताकि वो इस जो एक्सट्रीम पॉवर्टी वाली कैटेगरी है उसे थोड़ी सी सपोर्ट मिले, एक बात। और दूसरा, एक अंग्रेज़ी में कहते हैं कि राइजिंग टाइड लिफ्ट्स ऑल बोट्स। तो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपकी इकॉनमी जनरली अच्छी कर रही होगी तो वो उसका फिर एक इफ़ेक्ट है, वो अक्रॉस द बोर्ड जाता है। ज़्यादा पैसे वाले भी पैसे बनाते हैं, लेकिन वो पैसा हर तरफ से डिस्ट्रीब्यूट होता है, आपकी एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती है और हर लेवल के ऊपर उसका फ़ायदा होता है। तो यही दोनों काम आप सोच सकते हैं ना। तो राइजिंग टाइड वाली बात तो हमें अभी नज़र नहीं आ रही है इन हालात में, और IMF के प्रोग्राम में अगले 3 साल राइजिंग टाइड वाली कोई बात नहीं नज़र आएगी। तो अल्लाह करे कि उस डायरेक्शन में जाए, लेकिन जब तक उस तरफ नहीं जाते, क्योंकि वो तो टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है, तो उस वक्त तक कम अज़ कम ये टारगेटेड सब्सिडीज़ वाला काम कर लें। बिल्कुल सही। हसन निसार साहब, हम हर तरह के इश्यूज़ के ऊपर सियासतदानों को भी बात करते हुए देखते हैं, मीडिया पर्सनालिटीज़ को भी टीवी के ऊपर बात करते हुए देखते हैं। ये अब जो रिपोर्ट सामने आई है, आपके ख्याल में इसको तरजीहात में शामिल करना चाहिए? कि दजला के किनारे कुत्ते की भूख का बोझ और जिम्मेदारी महसूस करने वाले हुक्मरान वो कब के रुखसत हो चुके हैं। अब ये सारे मुहिमजू हैं, अपनी अपनी किस्म के हैं, जंगल के बादशाह हैं। ये अंडे दें ना करें, ये आपका सवाल था ना, उनकी मर्जी है उसमें। ये हर सीरीज पूरे मुल्क में चलेगी अगर मामला यूं ही रहते हैं। ये बाकी थोड़ा सा मैंने सुना है भट्टी साहब ने क्या कहा, थोड़ा सा सुना मैंने बाबर सत्तार साहब ने क्या कहा, वो सबको सब कुछ पता है भाई, वो कंसर्न नहीं है।
अभी मैंने सुना है वो जो को खातून है उसके बारे में कहा कि जी ये सब कुछ है, एहसास नहीं है। ये भी पता नहीं कौन, भट्टी साहब कह रहे थे, बाबर सत्तार साहब कह रहे थे, वो एहसास नहीं है। ये जुमलेबाजी की हद तक है, सारा काम इसलिए चल रहा है, कंसर्न नहीं है। ठीक है, साफी साहब की तरफ यही लेके जाएंगे। एहसन निसार साहब की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। साफी साहब, अगर नहीं है ऐसे सियासतदान तो फिर क्या हो सकता है? किरदार मीडिया का भी, दीगर हलकों का भी इस तरफ तवज्जो मबजूल करवाई जाए सबकी, कि सबसे संगीन मसला ये है इस वक्त? नहीं, एक तो वो सियासतदान आ गए हैं और वो अब पूरे मुल्क में इक्वलिटी ला रहे हैं। अभी तक तो सिर्फ ये बलूचिस्तान में 18% लोग ग़िज़ाई किल्लत के शिकार थे, या बाकी मुल्क में कुछ 1% जो ग़िज़ाई किल्लत के शिकार थे। लेकिन अब तो वो पूरे पाकिस्तान को ग़िज़ाई किल्लत का शिकार बनाने वाले हैं दूसरे हवाले से। मुझे बताएं कि अब 15-20 रुपए की रोटी कौन ले? इस हुकूमत ने तो उस तक पहुंचा दिया। और ये इतने दिनों से नामबाइयों की हड़ताल, बाकियों की हड़ताल, तो फिर तो ये होगा कि ग़िज़ाई किल्लत उस लिहाज से तो नहीं होगी, तंदूर पे या दुकान पे आटा और रोटी पड़ी होगी। लेकिन अगर ये हुकूमत इसी तरह चलती रही तो किसी की उसको ख़रीदने की शक्कत नहीं होगी। वो दिन ब दिन वो ख़रीदने की सलाहियत लोगों की ख़त्म होती जा रही है। दूसरा देखें, ये उलट सिमत में जाने वाली हुकूमत है। अभी जो बाबर सत्तार साहब ने कहा कि टारगेटेड सब्सिडी आपको देनी चाहिए, लेकिन वो किसको देनी चाहिए? वो उस पिसे हुए गरीब तबके को देनी चाहिए। ये हुकूमत सरमायादारों और जागीरदारों को, अब इस बजट में उन्होंने सब्सिडी दी, किसको दी? चीनी माफिया को। ये जो शुगर माफिया है उसमें कौन है? उसमें जरदारी साहब भी थे, उसमें जहांगीर तरीन है, उसमें खुसरो बख्तियार है, ये लोग। अच्छा, और ये दोनों काम किया है इस शुगर माफिया ने। एक तो आप देखिए कि हमारा खुसूसन जो जनूबी पंजाब के वो इलाके जहाँ पे कपास उगता था, गन्ना जब आप इसको बढ़ाते हैं वो पानी भी ज़्यादा कंज्यूम करता है, और उसके नतीजे में जो हमारा काटन का पहले से एक्सपोर्ट हो रहा था वो अमल भी मुतासिर हुआ, और पानी भी ये ज़्यादा कंज्यूम करते। जो ममालिक गन्ने को उगाते हैं वहाँ पे वो साल में 2 फसलें उगाते हैं। अच्छा, आपने उनको उल्टा अरब रुपए की सब्सिडी दे रहे हैं। वो किसके जेब में जा रहा है? वो इन्हीं लोगों के जेब में जा रहा है, ये जो बड़े बड़े सरमाएदार है। उसका ना किसान को कोई फ़ायदा हो रहा है कि भाई आप चीनी उगाए कपास की बजाय, और फिर उसको आप एक्सपोर्ट करेंगे इसलिए हम आपको सब्सिडी दे रहे हैं। तो वो सब्सिडी का भी उलट है मामला। फिर एक और चीज़ कि देखिए, इन्होंने बात की, ये बहुत अच्छा मंसूबा था जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, और इस पे हमें मानना चाहिए कि पिछली दोनों हुकूमतों ने उसमें बैतुलमाल में या इस तरह की चीज़ों में 12 ऐसे लोग रख के कि जो निस्बतन लोगों तक पहुंच रहा था। अब ये लोग उस चीज़ को भी बैतुलमाल में भी सियासी पॉइंटी, और सानिया निश्तर साहबा वो NGOs और उसकी बात है अवाम के साथ उनका कनेक्ट कभी नहीं रहता। वो सारी चीज़ें मुतासिर हुई है। अभी सेहत कार्ड है, आप देखें इस वक्त कबायली अजला में वो सारे इलेक्शन कैंपेन में PTI की हुकूमत बाकायदा गवर्नर हाउस में सेल बना हुआ है, और उसको सियासी रिश्वत के तौर पर वो कर रहे हैं वोट खरीदने के लिए। तो जब मामला ये होगा कि हर चीज उलट सिमत में जा रही है तो मेरे शामिल नहीं है। साफी साहब मुकम्मल कर लें। साफी साहब, मैंने आपको बता दिया कि एक तरजीहात गलत, दूसरा पिसे हुए तबके की बजाय ये लोग वो मरात याफ्ता तबके को सब्सिडी दे रहे हैं। ये हुकूमत भी उस तबके की है, वो सारी पॉलिसियाँ भी वो बनाते हैं। फिर एक और चीज़ जो बाबर साहब ने कहा कि मसला वसाइल की किल्लत का सिर्फ नहीं है, वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम का है। वो भी न इस हुकूमत का कोई इरादा नज़र आ रहा है कि वो वसाइल को, आप देखें टैक्सेस में उन्होंने तनख्वाहदार तबके पे और ताजिर पे जो पहले से टैक्स दे रहा था उसको ज़्यादा बढ़ा दिया, बड़े बड़े जागीरदारों पे या जो टैक्स नेट में शामिल नहीं है उन लोगों को एक्सक्लूड कर लिया। तो ये बहरान तो मुझे लगता है कि अल्लाह रहम करे संगीन होता जाएगा। लेकिन इस हुकूमत की भी तरजीहात में आपको इन्हें वसाइल की दुरुस्त तकसीम का ही मामला, बाबर साहब ने भी ये पॉइंट उठाया और महमल ने भी। लेकिन बहरहाल ग़िज़ाई किल्लत का ये जो रिपोर्ट है इससे मुतालिक ये होशरुबा है, और हर सूरत इस पर हंगामी बुनियादों पर इक़दाम करने होंगे हुकूमत को। अभी हम एक ब्रेक लेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे। पंजाब में शदीद बारिश हो रही है, और इस सूरत हाल में बारिश का जायज़ा लेने के लिए वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार बाहर निकले। क्या सूरत हाल बनी, बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।
मॉनसून की बारिशों का सिलसिला जारी है पंजाब में और लाहौर में तेज़ बारिश हुई, मूसलाधार बारिश हुई और हमें मनाजिर कुछ ऐसे देखने को मिले जिससे कुछ माजी की यादें भी ताज़ा हुई। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब बाहर निकले बारिश का जायज़ा लेने के लिए। ये मनाजिर आप देख रहे हैं और वहाँ पर जब ये मनाजिर हमने देखे, उस्मान बुज़दार साहब खुद गाड़ी चलाते हुए जा रहे हैं और नज़र रखे हुए हैं शहर के हालात के ऊपर कि क्या सूरत हाल बनती है। तो हमें कुछ माजी की यादें आई। शहबाज शरीफ साहब की सफारी सूट पहने, हैट पहने, लॉन्ग बूट्स पहने, वो भी नज़र आते थे इस तरह मानसून के मौसम में बाहर लोगों का हाल अहवाल जानते हुए। तो हम अपने तजियाकारों से ये जो आप मनाजिर देख रहे हैं, इसमें उस्मान बुज़दार साहब ने सड़क पर मौजूद कुछ ख़वातीन को अपनी गाड़ी में लिफ्ट भी दी थी। तो इसके ऊपर ही हम बात करेंगे अपने तजियाकारों से। और हमारा सवाल आपके लिए कुछ इस तरह से होगा। लाहौर में तेज़ बारिशों का सिलसिला जारी, वज़ीर आला पंजाब का गाड़ी में शहर का दौरा, ख़वातीन शहरियों को अपनी गाड़ी में लिफ्ट भी दी। आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या मानसून सीज़न में उस्मान बुज़दार शहबाज शरीफ साहब को शिकस्त दे सकते हैं। सबसे पहले हम चलेंगे हसन निसार साहब की तरफ। हसन साहब, सब लोग कहते थे कि उस्मान बुज़दार साहब का कंपैरिजन करते थे शहबाज शरीफ साहब से, तो आज वो बाहर निकले हैं, उन्होंने भी प्रूव किया है अपने आप को। ये इस मुल्क में बार बार कभी केएल सहगल हीरो होता है, कभी दिलीप कुमार हीरो, उसके बाद शाहरुख आ जाता है। तो स्क्रिप्ट वही है। सीएम के रोल में पहले शहबाज साहब बुज़दार हैं, आइंदा कोई और होगा। सेम स्क्रिप्ट, एक्टर्स बदलते हैं बस। सही। साफी साहब, आपने कैसे देखा वजीर आला पंजाब के इस दौरे को, आज जो उनका एक और रूप नजर आया? मैं तो इसको बड़ा बारिश शहबाज शरीफ साहब भी निकलते थे, बरकत वाला समझता हूँ। हाँ ना, तो मैं यही कह रहा हूँ ना कि अब दुआ करिए। बारिश दोबारा लाहौरियों के लिए इसलिए मुबारक साबित हुई है कि उन्होंने अपने वज़ीर आला को देख लिया और उनको पता चला कि उनके सूबे का एक वज़ीर आला भी है। अब दुआ करें कोई पेशावर में भी इस तरह की बारिश हो जाए कि वहाँ लोग महमूद खान को भी देख लें। अल्लाह करे कोयटा में भी हो जाए कि वो लोगों के मैंडेट को पूरे वो उसको बाप की सूरत में जाम में रख के वहाँ के लोगों को थमा दिया गया, तो लोग जाम साहब को भी देख लें। अब अल्लाह करे कि कराची में भी हो जाए कि लोग वहाँ के वज़ीर आला को भी देख लें। और अल्लाह करे कल जब भट्टी साहब आ रहे हो तो इधर भी बारिश हो जाए कि ये घर में ही रह जाएं। मेमल, अब देख लिया पंजाब के लोगों ने आज वजीर आला पंजाब को, तो अब कनेक्टेड महसूस करेंगे अपने वजीर आला। क्या कह रहे हैं भट्टी क्या साहब? हुआ भट्टी साहब? मैंने कहा पहले आराम सुकून से हंस लो, एंजॉय कर लो सलीम साफी साहब का पठानी जुगत, उसके बाद आप हर रोज आपकी बातों पे भी तो हंसते हैं, हर रोज साफी साहब के जेन्युइन जोक के ऊपर भी ना मुझे इस पे बड़ा एहसास है। ये हमारा काम नहीं है, वैसे पड़ता है। बुनियादी तौर पर ये भट्टी साहब का काम है और मैंने उनके एरिया में मुदाखलत की। इनका तो पेशा है। सॉरी, मैं माजरत चाहता हूँ। जिसका काम उसी को सांझे, ये आपने ही कल तजिया पेश किया था साफी साहब। बस आप चलेंगे मेमल की तरफ। मेमल वापस लेता हूँ। अब अल्हम्दुलिल्लाह बाबर सत्तार साहब भी जुगते मारने लग गए हैं। बाबर की जुगतों ने तक कोई इसका मुकाबला नहीं था वैसे। कोर्ट कार्ड का पढ़ा लिखा आदमी बाबर सत्तार साहब भी एक दिन जुगत मार के मुझे निकल गए। मैं हैरान हो गया और जुगत भी हैरान थी। बड़ी आला जुगत थी। मेमल की तरफ जाते हैं, सवाल लेके प्रोग्राम को खत्म करना है हमने। मेमल, आपके ख्याल में लोग अब देख चुके हैं अपने वजीर आला को, आज जो उन्होंने मुजाहिरा पेश किया, तो कनेक्टेड महसूस करेंगे लाहौर के लोग अपने वजीर आला से? अब इसके बाद देखिए, अब सा अंग्रेजी में एक लफ्ज़ है थिएट्रिक्स, तो ये सब जो है ना सिर्फ और सिर्फ ये एक थिएटर लगाते हैं। ये लोगों को ये दिखाते हैं कि जी वो आज बारिश होगी है तो मैं बड़ा अवामी हूँ। ये शहबाज शरीफ साहब भी बहुत ज़्यादा करते थे। और हाँ जी, बिल्कुल वही मैं बात कर रही हूँ। और एक ये तब्दीली सरकार के एक वज़ीर हैं जिनके बारे में मैंने सुना है कि वो सड़क पर कईदा खड़े होकर तो लोगों से आते जाते पूछते हैं कि कोई मुसीबत है, कोई प्रॉब्लम है, मुझे भी बताओ। एक फेडरल मिनिस्टर भी हैं जो ऐसी चीज़ें करते हैं। ये लोग समझते हैं कि इस तरीके से आवाम, और देखिए आवाम में मकबूलियत ज़रूर होती है, ये बात सच है कि जब शहबाज शरीफ साहब ये करते थे तो एक तो उनको मीडिया कवरेज भी मिलती थी, लोगों को भी लगता था कि देखो वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, वेरी बिजी है वो सब कुछ। फिर जब मुराद अली शाह साहब सिंध के वज़ीर आला बने, उन्होंने भी काफ़ी एक शहबाज शरीफ फार्मूला का, शुरू की मैं बात कर रही हूँ, काम तो उन्होंने किया, बट ये कि शुरू में उन्होंने ये भी चीज़ें कि कभी वो किसी खोखे पे चले गए, कभी किसी जगह पे चले गए। अब ये बुज़दार साहब जो कि वैसे किसी को एक इंटरव्यू देने को तैयार नहीं है, कोई बात करने को तैयार नहीं है मीडिया से, लेकिन ये कि हाँ इस तरह की चीज़ें जो है क्योंकि सोशल मीडिया पर बड़ी मकबूल हो जाती हैं तो वो ये कर रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखिए इसका हमारे महमूद खान का भी हालत यही है।
وہ بھی کسی کا سامنا نہیں کر سکتے. ہاں لیکن وہ تو سامنے آئے نہیں نا, مطلب یہ تو پھر چلو تھوڑے تھوڑے اس طریقے سے ہمارے بزدار کو بھول جاتی ہیں, اپنے بزدار کا ذکر کرنے لگ میں جہاں رہتی ہوں صافی صاحب میرے تو اسی کا ذکر کرنا ہے. لیکن اب صاحب میں اس میں تھوڑی سی ایک بات ضرور کروں گی کہ دیکھیے ان چیزوں کا اتنا فائدہ نہیں ہوتا. اب جس طرح میں ایک ایگزامپل پچھلے کویسچن سے چھوٹی سی ریلیٹڈ ایک وہ ایگزامپل ہے, سستا تندور شہباز شریف صاحب نے کیا تھا, اس کا نقصان ہوا, اس کا فائدہ نہیں ہوا, کیونکہ آپ اینڈ پروڈکٹ کو سستا کر رہے تھے جبکہ اصل جو پراپر پروڈکٹ ہے گندم اس کو آپ نے سبسیڈائز نہیں کیا تھا, مطلب اس طریقے سے, اور آپ نے فارمرز کو کوئی نہیں دی تھی. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا ان سب سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. جی باہر ضرور جا کے واہ لوگ کر لیں گے, بڑے عوامی ہیں, عورتوں کو لفٹ دے دی گاڑی میں, بڑا ان کو لوگوں کا کنسرن ہے, لیکن نہیں, اصل میں ان کو کام کرنا چاہیے کہ ہاں بالکل کہ فلڈنگ نہ ہو جائے ادھر. اور پورے صوبے کے اندر اس وقت بڑی جس قسم کی بارشیں ہو رہی ہیں تو بڑا ایک خدشہ ہے کہ فلڈنگ نہ ہو جائے. تو ان کو اس چیز کے لیے میئرز لینے ابھی سے ان کو شروع کرنے پڑیں گے, اصل کام کرنا ہوگا. آپشن آپ نہیں کا لے رہی ہیں ارشاد بھٹی صاحب, لیکن دیکھنے کی حد تک بھی اگر باقی چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں, جس طرح شہباز شریف صاحب بھی باہر نکلتے تھے, کیونکہ عثمان بزدار صاحب زیادہ بات نہیں کرتے تو وہ اس طرح کے اقدامات سے اپنے آپ کو کچھ حد تک پروف کر سکتے ہیں عوام کے سامنے. بہت بڑے فائدے نقصان کی بات نہیں ہو رہی, آپٹکس کی بات کر رہے ہیں ہم, دکھاوے کی حد تک بھی. پہلی بات تو یہ کہ وہ بات کرنے کی بہت کوشش کرتے ہیں, بات نکلتی نہیں, ہو نہیں پاتی, یہ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ان کی پوری خواہش ہے, قسم سے اندر سے دلی طور پر خواہش ہے کہ میں بڑا ہو کر شہباز شریف بن جاؤں, بن نہیں پا رہے, آدھا تیتر آدھا بٹیر. تیسری بات ہے کہ حمزہ شہباز کے بچے, حمزہ شہباز نہیں اس کے بچے اور سائیں بزدار کے پڑپوتے, یہ جب وزیر اعلیٰ بنیں گے تو ایسی بارش ہوگی, ایسے ہی لاہور کی سڑکوں پہ پانی ہوگا اور ایسے ہی یہ پھر رہے ہوں گے. مسئلہ حل نہیں کرنا, الحمدللہ گاڑیاں نکال کے باہر نکل آنا ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ عثمان بزدار صاحب کی تعریف تو عثمان بزدار صاحب کی موجودگی میں وہ اس بھلے مانس نے ٹھیک کر دی تھی کہ یہ ماں جی یہ ہے وہ بندہ جو شہباز شریف کی جگہ لگا ہوا ہے, اور وہ ٹھیک ہے. لیکن اس کے باوجود وہ سر پر ہیٹ, وہ بارش, وہ پانی, وہ سیلاب, وہ شہباز تیری پرواز, وہ خاکی وردی, وہ لمبے بوٹ, کہاں سائیں بزدار اور کہاں یہ شہباز شریف, اور وہ کاغذ کی کشتی, وہ بارش کا پانی, یہ بزدار کا بڑھاپا, وہ شہباز کی جوانی, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ آنی جانی یہ اچھا بوڑھا بھی کہہ دیا. اچھا دوسری بات یہ خواتین کو انہوں نے اپنی گاڑی میں بٹھایا. یہ بڑی حیرت ہے کہ کہیں کیمرہ بھی اسی وقت کھمبے پہ لگا ہوا تھا جہاں سے انہوں نے خواتین کو بٹھا لیا. یہ بڑی حیرت ہوئی ہے. یا خواتین کے پاس وہ ارشد ملک والے کیمرے تھے, مجھے پتا ہے. اچھا چلو ٹھیک ہے. اچھا خواتین کو گاڑی میں بٹھا لیا. رستے میں پتہ کیا ہوا, رستے میں انہوں نے کرایہ مانگ لیا, اور وہ کرایہ مانگا تو وہ ڈرائیور نے کہا سائیں آپ وزیر اعلیٰ ہیں, اور یہ انہوں نے کہا بھائی, اس نے کہا کہ چھوڑیں, نہیں پیچھے ڈرائیور بیٹھا ہوا تھا ساتھ بھی, انہوں نے کہا سائیں, اس نے کہا چھوڑیں, وہ میں وزیر اعلیٰ ہوں نا, گاڑی تو سرکاری ہے نا, اتنا ہے ان کو. انہوں نے کہا سرکار کے وسائل ضائع نہیں کرنے, کرایہ دو گے تو پھر جائیں گے. انہوں نے کہا ہوگا کہ میں وہی ہوں جو شہباز شریف کی جگہ بیٹھے ہیں. اور ابسا کومل یقین کریں, رونا آتا ہے اس ملک پہ. یہ تھا وہ لاہور جو پیرس بن گیا تھا, وہ تھا کراچی جس کو وینس بنانا تھا, اور پتہ نہیں کیا کیا بننا تھا, ترکی بھی بننا تھا, استنبول بھی بننا تھا. یہ سارے وہ تھے جو لگ کے پورے, جس نے ترقی دیکھنی ہے لاہور آ جائے, شہباز شریف صاحب کہتے تھے. اور اب یہ بزدار آ گیا نا لاہور ادھر سے, وہ ساؤتھ پنجاب سے, اب شہباز شریف صاحب رج لیں. کہتے تھے نا ترقی دیکھنی لاہور آ گیا, اب آ گیا بزدار, دکھا دو. آگے وہ لاہور, گجر صاحب ساتھ نہیں تھے آج, یہ عجیب تماشا ہوا جو ان کی حکومت چلا رہے ہیں. وہ احسن جمیل گجر, وہ بونٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے. اچھا ٹھیک ہے. وہ آگے سے کہہ رہے تھے لیفٹ موڑ لیفٹ, رائٹ موڑ رائٹ, ادھر موڑا ادھر. بابر صاحب ٹھیک ادھر پانی دوں گا پانی, ایسے بیان کر چکے ہیں جیسے آنکھوں دیکھا حال ہو ان کے. بس بٹی صاحب بس. باور صاحب آپ کے خیال میں عثمان بزدار صاحب کا جو انداز آج ہم لوگوں نے دیکھا ہے, یہ بیٹ کر سکتے ہیں؟ باور صاحب اس وقت بڑی مشکل میں جگت سنبھال کے بیٹھے ہیں, یہ ماریں گے انشاءاللہ. باور صاحب نہیں, یہ بھٹی صاحب اچھا ڈائریکشن دے رہے تھے, فلم بنوا رہے تھے, اور اگر ان کے اوپر ہوتا تو یہ ضرور انہیں رین بوٹس بھی پہنا دیتے اور ٹوپی شوپی اور وہ سارا کچھ کروا لیتے. اور اندازہ کریں وہ پہن کے لگتے کیسے ہوں گے. بزدار صاحب کے ڈائریکٹر کو ٹھیک نہیں تھے. دیکھیے شہباز شریف صاحب کا جو سٹائل تھا, ایک تو وہ سٹائل کے اپنے نمبر تھے, لیکن وہ ایک سٹائل خالی بارشوں میں نہیں تھا. ایک کیونکہ وہ تو
जिस तरह लोग कहते हैं कि वो सियासतदान कम और एडमिनिस्ट्रेटर ज़्यादा थे, तो वो दौरा करने के लिए पहुंचे होते थे, यानी वो ब्यूरोक्रेसी के थ्रू चलवाते थे और हर जगह वो खुद मौजूद होते थे। तो एक हैंड्स ऑन अप्रोच थी जो हर चीज़ में नज़र आती थी, और वो बारिशों में भी नज़र आती थी, वो डेंगी में भी नज़र आती थी, वो बाकी चीज़ों में भी नज़र आती थी। तो चले आप क्रिटिसाइज़ तो करते हैं कि जनाब इतनी हैंड्स ऑन नहीं होनी चाहिए अप्रोच, आप चीफ मिनिस्टर हैं एक सूबे के, आपको डेलीगेट करने चाहिए काम और इंस्टीट्यूशनलाइज करना चाहिए, वो आप क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, लेकिन एक कंसिस्टेंट अप्रोच थी। यहाँ पे असल में समझ ये नहीं आ रही, वो आधे तीतर आधी बटेर वाली बात की जो भट्टी साहब ने, मैं उसके साथ अग्री करता हूँ। यहाँ पे समझ नहीं आ रही कि ना ये हैंड्स ऑन है ना ये हैंड्स ऑफ हैं। और देखिए अफसा, अगर हमने संजीदा बात करनी हो तो एक नया तमाशा है यहाँ पे, और वो तमाशा ये है कि एक काम जो एक मैजिस्ट्रेट का है, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट का, वो करने के लिए अब चीफ मिनिस्टर आता है। तो ये पॉपुलिज्म के हम उस लेवल के ऊपर आ गए हैं जहाँ पे हम चीज़ों को ऊपर की तरफ लेके आ जाते हैं, और हम फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई छोटी भी चीज़ हो, हम कहते हैं जी प्राइम मिनिस्टर खुद क्यों नहीं पहुँचा। ये 210-15 मिलियन का मुल्क है, एक बहुत बड़ा मुल्क है, यहाँ पे हर वक्त हर काम करने के लिए प्राइम मिनिस्टर या गवर्नर नहीं, ये उनका काम नहीं है, उनका काम पॉलिसी मेकिंग है। ये देखना है कि आप ये क्यों नहीं चीज़ें सही हो रही या सही चल रही, हर जगह पे जाके पहुंच के दौरा करना आपका काम नहीं है। सो अनफॉर्चुनेटली हम ये तमाशबीनी के अंदर ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, और हम जो एक्चुअल रोल है आपका, कहीं बैठ के आपने कौन से सेंटर्स बनाए हुए, देखें कि किस वजह से पानी जमा हुआ नहीं हुआ। और ये भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बड़े शहरों में भी, दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों के अंदर भी अगर हद से ज़्यादा बारिशें आएँ, वहाँ पे सैलाब भी आते हैं, कितनी जल्दी आप उसके साथ डील करते हैं, ये आपकी डिज़ास्टर मैनेजमेंट एबिलिटी रिफ्लेक्ट करता है। सो उन चीज़ों के ऊपर काम करें बजाय इसके कि आप तस्वीरें खिंचवाएं। बिल्कुल सही। इस मामले पर तज्ज़ियाकारों ने नहीं, 2 तज्ज़ियाकारों ने हाँ का ऑप्शन लिया है। सवाल यही था कि क्या अब इस अंदाज से लगता है कि साबिक वज़ीर आला को शिकस्त दे सकते हैं वज़ीर आला उस्मान बुज़दार। यही बात हमारे तज्ज़ियाकारों ने की है कि बिल्कुल उनके नक्शे कदम पर तो चलते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन महज दिखावा नहीं होना चाहिए, इंतज़ामात में पर वाकई काम करना चाहिए। इजाज़त दीजिए नाज़रीन, खुदा हाफिज़।